Welcome to Rahul Dixit Times. This video on Constitution of India deals with Article 32, that is right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचार. Now, very genuinely speaking, actually this is an aspect of Part 3 of Constitution of India, that is fundamental rights, and they cover from Article 12 to 35. Now, संवैधानिक उपचार, right to constitutional remedies, as a concept, we have taken this from UK, United Kingdom, England, and there it was known as prerogative writ. Why? Because England being a monarchy, everything in England was a prerogative of the king or the queen. Now, coming back to Article 32. Article 32 provides institutional framework for the enforcement of fundamental rights by the Supreme Court. Article 32 provides institutional framework, एक संस्थागत ढांचागत स्वरूप प्रदान करता है for the enforcement of fundamental rights by the Supreme Court, and hence the Supreme Court under Article 32 is empowered to issue writ. Supreme Court under Article 32 is empowered to issue writs. Whereas, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बात अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है याचिका दायर करने के लिए, the same in the case of High Court is with Article 226. बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को. रिट क्या होती है? रिट जिसको हम याचिका कहते हैं. तो रिट इज एन ऑर्डर, अपने आप में एक आदेश, एक परमादेश है. रिट इज द मीनिंग ऑफ रिट इज एन ऑर्डर, मीनिंग दैट एनीथिंग इशूड अंडर एन अथॉरिटी इज रिट. Anything issued under an authority is writ. Now, this further implies that Supreme Court issues order or writ या directions. कैसी स्थिति है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को देश हित में ऐसा महसूस होता है कि अनुच्छेद 32 के तहत हमें जो शक्तियां प्रदान हैं उसका प्रयोग करते हुए उसे आदेश जारी करना है, बिकॉज देन they arise so many issues at the level of current arena, जहां आप देखेंगे even at times the government under article 143 उसको कई बार ऐसा महसूस होता है कि किसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट की भी जरा राय क्या है as to what is a judicial aspect. तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो नेवर फॉरगेट इट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. एडवाइस यहां एडवाइस नहीं है, रादर इट इज अ डायरेक्टिव that the nation needs to follow अपने आप में. Now, मैंने आपको बताया पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 wherein we have the concept of right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचार. ये प्रावधान हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड यूके से लिया है, जहां की प्रेरोगेटिव रिट कहा जाता था, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग. फर्दरमोर, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वेयरएज मैं अभी हाईकोर्ट पे आऊंगा, आर्टिकल 226 हैज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट. नाउ अब देखिए, हमें एक चीज मैंने आपको बताया, रिट क्या होती है? रिट इज एन ऑर्डर, इट इज अ डायरेक्शन, and Supreme Court under Article 32 is empowered to enforce fundamental rights. But we need to be very much categorically clear as to normal writ की जब बात आती है. बट ये जो हमारे वीडियोस हैं, यहां हम लोग नॉर्मल से आगे बढ़ते हैं, मीनिंग दैट इंटरव्यूज में मैंने देखा है यूपी में, यूपी पीसीएस में, आईएएस में, पीसीएसजे में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाते हैं कि हाउ इज द नेचर ऑफ रिट as in the context of Supreme Court different from that of High Court under 226, कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को लेकर जो प्रावधान है वो किस प्रकार 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के भिन्नता क्या है, क्योंकि डेफिनेटली द एरियाज आर डिफरेंट.
दैट इज ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। तो मैं इसको भी आपको इस वीडियो में बहुत शत समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑलवेज रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 जो पावर देता है, दैट इज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार के यदि हनन हो रहा है किसी व्यक्ति का किसी भी स्तर पर, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास समस्त शक्तियां हैं कि उसका समाधान कर सकता है संवैधानिक उपचार के माध्यम से। वाइल इन द केस ऑफ हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो एंटरटेन रिट्स, कैन इश्यू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस। अब यहां फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब हो रहा है कि इट कैन ऑल्सो इंप्लाई टू ऑर्डिनरी राइट्स। जो सामान्य अधिकार हैं उन पर भी उच्च न्यायालय के माध्यम से याचिका दायर की जा सकती है। तो ये तो फिर बहुत क्रूशियल डिफरेंस है अपने आप में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय, फंडामेंटल राइट्स के केस में तो एंटरटेन करेगा ही करेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि एक राज्य में किसी नागरिक का, एक राज्य के निवासी का एक समान अधिकार का भी हनन हो रहा है, इफ एनी ऑफेंस ordinary law is getting violated, even in that case the high court can definitely render him justice. Justice can be dispensed. और फिर अगर हम एनालाइज करें तो सुप्रीम कोर्ट के केस में ओनली फंडामेंटल राइट्स, इन द केस ऑफ हाई कोर्ट्स अब देखिए कितना क्लियर है, फंडामेंटल राइट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन फॉर एनी अदर पर्पस, दैट इज ऑर्डिनरी राइट। मीनिंग दैट कि ये खास ऐसी स्थिति बन रही है जहां आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत फिर हमें कहना पड़ेगा कि हियर द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरो। जो दायरा सर्वोच्च न्यायालय का है यहां ये सीमित है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस, कवरिंग ऑर्डिनरी लॉज। सेकेंड पेन पे हम देखेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट बनाया ही गया है टू डिस्पेंस जस्टिस वे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में न्यायिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय जो होगी वही पूरी तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर सीइंग जस्टिस डिस्पेंस्ड, writs being issued by the Supreme Court are applicable throughout the territory of India. But definitely we understand High Court, since it is for a state, maybe in recent parlance we have seen with the emancipation, with the emanation of new states coming into existence, ऐसा कई बार होता है कि 2 राज्यों में 3 राज्यों में मिलकर एक हाई कोर्ट है, परंतु फिर भी उसका भी एक न्यायिक क्षेत्राधिकार है। Even that has a territorial jurisdiction of its own. तो हाई कोर्ट के केस में 226 की जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर लागू होगा। ये हमारा सेकंड डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 is applicable throughout the territory of India, whereas in the case of high court the territorial jurisdiction of that particular high court. थर्ड लेवल पे अगर हम देखते हैं कि देखिए कोई मामला यदि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के, तो नाउ सुप्रीम कोर्ट इट मे नॉट रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज एन इशू दैट अराइजेस इन फ्रंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट, इट कैनॉट रिफ्यूज, बट एनी इशू coming in front of high court can be negated also. Rather, that would depend upon the discretionary power of the specific high court. सर्वोच्च न्यायालय के सामने समझ यदि कोई मामला आता है याचिका के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको मना नहीं कर पाएगा, जबकि उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको डिनाई भी कर सकता है। मीनिंग, अब ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए इसलिए है कि आर्टिकल 32 जो है ये इतना खूबसूरत आर्टिकल है कि स्टेट ने सिर्फ हमें मौलिक अधिकार ही नहीं दिए हैं, और मैंने अभी आपको इसीलिए इंट्रोडक्शन में बताया था
आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये खुद आ रहा है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत पार्ट 3 में, कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। नाउ मैंने जो आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मना कर पाएगा, रीजन बीइंग रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, ये जो उपचार अनुच्छेद 32 के तहत है, तो 32 कहां है? 32 भी तो स्वयं मौलिक अधिकार की ही सूची में है ना। फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 32 है, सिंस दैट इज अ रेमेडी एंड दैट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट कैनॉट डिनाई इट, बिकॉज देन वी अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट इज आफ्टर ऑल गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कंट्री। लेकिन ये स्थिति अब देखिए कितना कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये स्थिति देखिए 226 के केस में नहीं है, और यही वजह है कि चूंकि इसका मौलिक अधिकार से संबंध नहीं है, ये राज्य का आंतरिक मामला है, इसलिए एक राज्य का स्वयं का विवेकाधिकार है। देखिए इस जगह है ना, आर्टिकल 32 सिंस द रेमेडी इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट एंड दैट इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट नेगेट दैट। एंड डेफिनेटली फिर हमें ये कहना होगा कि कंक्लूजन हमारे आज के इस वीडियो का यहां पे याचिका के स्तर पे, याचिका रिट एंड ऑर्डर अ डायरेक्शन, यहां पर फिर हमें कहना पड़ेगा कि एज अ कंट्री एज अ होल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कंट्री। को आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज याचिका का रिट्स के बारे में डिटेल में बताने के बाद अब हम डायरेक्टली वन बाय वन प्रोविजंस के ऊपर आते हैं। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नाउ दिस इज अ लैटिन टर्म, लैटिन शब्दावली है जिसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, मीनिंग टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति जनरली तब बनती है जब किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया हो। नाउ इन ऑर्डर टू सी द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन, क्या कॉज क्या है, इस संदर्भ में आप देखेंगे हेबियस कॉर्पस का प्रयोग किया जाता है ना। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। लोक स्थिति में किसी इंडिविजुअल की कोई बात है यदि, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि आप ऐसे मान के चलिए कि इट इज टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की एकल स्तर पर उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, क्योंकि कहीं यदि वो डिटेन किया गया है असंवैधानिक तरीके से, टू स्टडी द नेचर ऑफ हिज डिटेंशन, द लीगैलिटी, द कॉजेस क्या हैं इसके, राइट। एंड यदि ये पाया जाता है कि डिटेंशन इलीगल है, तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अमुक व्यक्ति क्षति प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है। इवन ही हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट हिज डिटेंशन, राइट। नाउ अब हम आ रहे हैं दूसरे पे, दैट इज मैंडेमस, परमादेश। मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, वी कमांड, दैट इज अक्सर स्थिति ऐसी होती है कि पब्लिक अथॉरिटी के लेवल पे, है ना, जब इंफीरियर कोर्ट को लीगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आदेश दिया जा रहा है, तो चूंकि सुपीरियर दे रही है परमादेश है, मीनिंग इट इज दिस रिट इज इशूड फॉर पब्लिक अथॉरिटी एंड इंफीरियर कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स। यदि किसी व्यक्ति का के अधिकारों का हनन हो रहा है ना, लोक स्तर पर, इंफीरियर कोर्ट्स के लेवल पर, फिर स्थिति आएगी मैंडेमस की, परमादेश की। परंतु इट इज स्ट्राइकिंग दैट द प्रेसिडेंट, द गवर्नर आर नॉट कवर्ड इन दिस, ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से इफ देयर इज एन इश्यू ऑन प्राइवेट राइट्स, निजी अधिकारों की यदि बात हो रही है, तो मैंडेमस लागू नहीं होगा। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी अधिकार के संबंध में आप मैंडेमस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी कमांड परमादेश है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। कमिंग बैक टू द थर्ड इज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। नाउ
प्रोहिबिशन का अर्थ है टू रिस्ट्रेन, टू फॉरबिड, प्रतिषेध। कहां किसको प्रतिषेध करना है, क्या रिस्ट्रेन करना है। नाउ दिस इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत में मामला जब जाएगा तो दैट वुड बी द केस ऑफ प्रोहिबिशन, राइट। नाउ अब आप ऐसे समझिए कि मैंडेमस जो है ऊपर वाला जो था, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें प्राय होता है, जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि मैंडेमस इज फॉर जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था पब्लिक अथॉरिटी एंड इंफीरियर कोर्ट्स, तो अथॉरिटी से मतलब हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। मैंडेमस जो है बेसिकली दिस इज फॉर जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेकिन प्रोहिबिशन जो है दैट इज ओनली फॉर जुडिशियल बॉडीज। मैं लगातार अपने सारे वीडियोस में बार बार कहता आ रहा हूं, फिर से वही कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस में भाई आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा कीजिए, क्योंकि बार बार आप लिखिए, याद कीजिए, ये बहुत जरूरी है, राइट। नाउ सर्ट्योरारी, फोर्थ मतलब उत्प्रेषण। सर्ट्योरारी शब्द से ही सुनने में समझ में आता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इंफॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड। अब यहां इसका अर्थ हमें कैसे लगाना है उत्प्रेषण का, कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि निचली अदालत में मान लीजिए कोई जजमेंट दे दिया गया है, सो इन ऑर्डर टू क्वैश द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट हमें आवश्यकता होती है सर्ट्योरारी की। या ऐसा कई बार देखने में आता है कि यूं ही वी हैव वास्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस इन आवर कोर्ट्स, तो ऐसी स्थिति में अगर अनड्यू पेंडिंग हो रही है तो उच्च न्यायालय जो है अपर कोर्ट्स है बेसिकली, वो निचली अदालतों से केस ले सकते हैं, है ना। दे कैन गेट द केसेस ट्रांसफर्ड टू देयर ओन साइड नाउ फॉर द क्विक डिस्पोजल ऑफ दीज केसेस। या कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि डिसीजन से सहमति नहीं बन पा रही है, तो टू क्वैश द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स, टू क्वैश द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स और इवन द केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड। अब यहां फिर से मैं आऊंगा कि अभी मैंने ऊपर बात की है देखिए प्रोहिबिशन की, तो प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी का मामला क्या है। प्रोहिबिशन की जो स्थिति थी, प्रोहिबिशन, क्योंकि ये तो देखिए प्रोहिबिट कर रहा है, प्रतिषेध है, तो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है नेचर ऑफ प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव, है ना। ये बेसिकली प्रतिषेध है, तो द नेचर ऑफ प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव। लेकिन बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझिए कि सर्ट्योरारी उत्प्रेषण दिस इज क्योरेटिव। यहां क्योर हो रहा है कि यदि विलंब हो रहा है केसेस में तो एक उच्च अदालत अपने हक में तमाम केसेस ले सकती है इफ दे आर गोइंग पेंडिंग। इसी तरह से यदि सहमति नहीं बन रही जजमेंट के ऊपर तो द अपर कोर्ट दैट कैन क्वैश द डिसीजन ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव व्हाइल सर्ट्योरारी इज क्यूरेटिव। इवन मेंस के लेवल पे आपको पता ही है, सिर्फ इतनी सी अगर लाइन आ जाए कि प्रोहिबिशन इज क्यूरेटिव कॉमा सर्ट्योरारी इज क्यूरेटिव, दिस इज द आंसर टू दैट। कितने आसानी से आप उत्तर लिख सकते हैं। लास्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू को वारंटो, अधिकार पश्चात। को वारंटो मीनिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी, या इसको ये कहें व्हाट इज योर अथॉरिटी। रेयर होता है लेकिन अक्सर ये देखा जाता है इस याचिका के संदर्भ में टू इंक्वायर वेदर एन एम्प्लॉई होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस वेदर ही इज क्वालिफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस बाय लॉ, है ना, कि स्टेट ने लॉ ने जो एक बॉडी बनाई हुई है उसको लेके ऑफिशिएट करने के लिए वो अर्हताएं उसके पास हैं, है ना, टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी इन द पब्लिक ऑफिस, है ना। एंड ये देखने के बाद, क्योंकि इसी एजेंसी ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप देखेंगे संवैधानिक उपचार है, पूरा जो संपूर्ण संविधान हमारा है
उसको लेके उपचार की बात हो रही है, रेमेडीज, है ना, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए आज एक तमाम स्थितियां ऐसी हमारे सामने एट टाइम्स विद मॉडर्न डेज कमिंग एंड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स जनरेटिंग नाउ एंड देन, हमें अक्सर ये देखना होता है कि सरकार, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तमाम जुडिशियल बॉडीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, तो किसी भी मुद्दे को लेके एक लोकल स्टैंडाई क्या डेवलप हो रही है, एक यथास्थिति, एक मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से जो एक वैध स्थिति बन रही है, लोकल स्टैंडाई। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोकल स्टैंडाई के अंतर्गत इन टर्म्स ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सिर्फ मैंडेमस आएगा, प्रोहिबिशन आएगा, सर्ट्यूलरी आएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एन इशू वेर इन यू हैव डिबेट ओवर लोकल स्टैंडाई कि एक वैध स्थिति क्या होगी। इस संदर्भ में माय फ्रेंड्स सिर्फ मैंडेमस आएगा, प्रोहिबिशन आएगा, सर्ट्यूलरी आएगा। एंड आई एम वेरी श्योर, रादर कॉन्फिडेंट कि जिस तरह से मैंने अभी पूरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिया है, मैंने ये 5 जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं संवैधानिक उपचार के, जिस तरह से लिया है, तो देखिए प्रश्न पत्र से तो अब आपका जाना नहीं किसी भी हालत में। बहुत मेहनत कीजिए, लगातार मेरे डेली वीडियोस आ रहे हैं, खूब देखिए, आगे बढ़िए, अपने क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए और ऊपर वाला करे कि आपको टोटल सफलता प्राप्त हो। राहुल ऋषि टाइम्स पल पल पर आपके साथ है। थैंक यू सो मच।